हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीसीएल 2021 के ईयर फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 20 अप्रैल 2022 को शिफ्ट थर्ड में हुआ था, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 18 है। इसके बाद देखिए 3 सेट और बचे हैं और उसके बाद जो है हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 के पीवाईक्यूज, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देख लीजिए एक समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है पी क्यू आर, और इसमें एंगल क्यू जो है ये 90 डिग्री ये बताया गया है। और ए और बी क्रम से पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है। यदि पी क्यू बराबर 16 सेंटीमीटर और क्यू आर 30 सेंटीमीटर है और पी आर 34 सेंटीमीटर है, तो समलंब ए बी आर क्यू का परिमाप कितना यह कैलकुलेट करके बताना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपको प्रश्न में बताया गया पी क्यू आर है। क्यू पर आपको समकोण बताया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है इन दोनों भुजाओं पर पी क्यू और ये पी आर जो है इन पर आपको दो बिंदु बताए गए, मध्य बिंदु बताए गए, ठीक है, ए और बी। इनको हम यहाँ पर आपस में मिला देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो है ये मध्य बिंदु को मिलाने से जो है यहाँ पर ये वाली रेखा जो है इसके समांतर बनेगी, और ये समांतर बनेगी तो यहाँ पर देखिए एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है और ये कि ये पूरा वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। और वैसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं समरूप ऐसे भी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो है इनके संगत भुजाओं का, एक तो ये कोण उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है, और इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, अगर ये 1 यूनिट है तो यहाँ पर ये भी 1 यूनिट होगी, यानी कि पूरी भुजा आपके पास पूरे त्रिभुज के अंदर देखें तो 2 यूनिट की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट, ये आपके पास इस वाले त्रिभुज की भुजा 1 यूनिट और यहाँ पर पूरे त्रिभुज की भुजा 2 यूनिट, यानी कि 1:2 आपके पास यहाँ पर रेशियो बना। यहाँ पर भी अगर देखें तो ये भी आपके पास 1:2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये भी यहाँ पर क्या है, मध्य बिंदु। अगर ये 1 यूनिट है तो ये 1 यूनिट और यहाँ पर ये 2 यूनिट। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक कोण बराबर है और साइड की दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। तो ऐसे समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल जो है इस पूरे ट्रायंगल के जो है समरूप होगा, ठीक है। अब समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा, यानी कि ये 1 यूनिट होगी और यहाँ पर ये 1 यूनिट होगी तो ये 2 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 1:2 ये है तो इन भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात 1:2 होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो है आप ये देख सकते हैं, ये आपको प्रश्न में बताया गया क्यू आर जो है ये आपको बताया गया 30 सेंटीमीटर बताया गया, ठीक है। तो ये 30 सेंटीमीटर बताएगा, 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास 30 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दो भुजाएं तो आपके पास ये आ चुके हैं इस समलंब के अंदर ए बी आर क्यू के अंदर, ठीक है। ये दो भुजाएं आपके पास आ चुकी हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रश्न में ये भी बताया गया था कि ये जो पी क्यू है ये पूरी भुजा आपके पास यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर में बट जाएगी, ये भी 8 और ये भी यहाँ पर 8। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये आपको बताया गया है कि पी आर जो है ये पूरी भुजा आपके पास 34 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये 34 सेंटीमीटर है तो ये बराबर बराबर भागों में ये भी बंट जाएगी, यहाँ पर ये 17 तो ये भी 17। हमें तो यहाँ पर समलंब में देखना है, तो समलंब में हमारे पास ये भुजाएं आ चुकी हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, और यहाँ पर ये 15 और ये 30। तो हम यहाँ पर ये चारों भुजाओं का टोटल कर दे तो इसका परिमाप आ जाएगा, यानी कि पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसका परिमाप जो है ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस का करेंगे 15 प्लस का करेंगे 17 और प्लस का कर देंगे 30। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए 25 और ये 30, 40 और ये 30, यानी कि 70 आपके पास यहाँ पर जो है सेंटीमीटर में जो है ये परिमाप यानी कि पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ना चाहिए, मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर जो है ये आपको देखिए 5 यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई पड़ना चाहिए, 5 - 21 करेंगे माइनस का 16, और यहाँ पर ये आपको डायरेक्ट 7 दिखाई पड़ना चाहिए, 7 प्लस का 1 यानी कि 8 का डिवाइड करेंगे तो -2 आंसर। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए अगर आप ऊपर 5 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर कोस स्क्वायर क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर जो है यहाँ पर 62 डिग्री हो जाएगा। और प्लस के अंदर यहाँ पर देखिए 5 तो कॉमन हो चुका है, और यहाँ पर जो है ये कोस स्क्वायर 28 डिग्री है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 62 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एंगल 62 डिग्री है, ये 28 डिग्री है, इनका सम 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। मैंने आपको ऐसे ही बता रखा है, बट यहाँ पर देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं भाई, 90 डिग्री में से अगर आप जो है 62 डिग्री माइनस करें
तो यहाँ पर जो है आपके पास ये 28 डिग्री बच जाएगा। तो आप इस 28 डिग्री को 90 माइनस 62 लिख सकते हैं। और कोस जो है 90 में से माइनस होगा तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 62 डिग्री आ जाएगा। यही कंसेप्ट हम यहाँ पर नीचे की ओर लगाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 21 और बट्टे के अंदर यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर। देखिए साइन स्क्वायर 35 डिग्री है और यहाँ पर देखिए 35 डिग्री और ये 55 डिग्री, इनका सम 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर जो है ये 7 तो बाहर चला गया। ये साइन स्क्वायर, यहाँ पर साइन जो बचा है इसको हम कोस में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो कोस स्क्वायर 35 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि ऊपर आ जाएगा 5 माइनस का 21 बट्टे के अंदर आ जाएगा 7 प्लस का 1 और माइनस का 16 बट्टे 8 करेंगे, यानी कि माइनस का 2 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आंसर मैंने आपको पहले बता दिया था भाई। यहाँ पर देखिए ये सारी कैलकुलेशन आप दिमाग में करते हैं तो बिल्कुल भी प्रश्न में टाइम लगने वाला नहीं था, ठीक है। बाकी लिख के बनाएंगे तो टाइम लगेगा आपको। अब इसमें देख लीजिए ऐसे कितने घंटे हैं जिनके दौरान जो है कारों की संख्या सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक गुजरने वाली कारों की औसत संख्या से 20 कम है। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो है आप इन सभी का टोटल करेंगे 7 से लेकर यहाँ पर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक। ये 105 130, यहाँ पर जो है हम 105 में अगर 95 ऐड करें तो 200 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास सॉरी हाँ ये 200 हो जाएगा और यहाँ पर 115 ऐड करेंगे तो 200 के अंदर 115 315 हो जाएगा। और ये आपके पास यहाँ पर 130 ऐड करेंगे तो ये आपके पास जो है 215 315 और ये 415 और ये 445 हो जाएगा। 445 और 45 यानी कि 490 आपके पास इनका टोटल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर देंगे, कितने डेटा, 5 डेटा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 9 पंचे 45 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, यानी कि 98 आपके पास जो है एवरेज आ जाएगा, ठीक है। ये एवरेज आपके पास आ जाएगा, औसत आपके पास आ जाएगा। इस औसत से यहाँ पर आपको कम देखना किस किस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से 7 है, 6 से 7 और इसके बाद यहाँ पर जो है 95, ये भी 98 से कम दिया हुआ है यानी कि 10 से 11 और इसके बाद 45, ये भी 98 से कम है यानी कि 11 से 12। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको ये टाइम दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले इसे देख सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी एक दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार से जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या है ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर इधर की साइड मान लेते हैं ये दीवार है, ठीक है। और ये जो है कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ये मान लेते हैं सीढ़ी लगी हुई है इसके दीवार के सारे, ठीक है। और ये हम इनके आधार को मिला देते हैं आपस में। ये यहाँ पर जो है दीवार का शीर्ष है और सीढ़ी का भी शीर्ष हो जाएगा। ये सीढ़ी की लंबाई आपको बताई गई 3.5 मीटर और दीवार की लंबाई जो है, दीवार की ऊंचाई जो है वो हम यहाँ पर h मान लेंगे, ठीक है, जो कि आपको कैलकुलेट करनी है। और दीवार के साथ जो कोण बन रहा है ये सीढ़ी के साथ, ये आपको प्रश्न में बताया गया 60 डिग्री है। तो यहाँ पर h कैलकुलेट करना है तो आपके पास हाइपोटेनस आ जाए और यहाँ पर जो है बेस आ जाए तो आपको पता है कोस के अंदर आ जाएगा, यानी कि कोस 60 डिग्री बराबर कैलकुलेट करें तो ये आपके पास यहाँ पर बेस h है, हाइपोटेनस 3.5 बट्टे के अंदर आ जाएगा। कोस 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो यहाँ पर 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, h/3.5 आ जाएगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा, 3.5 का आधा करेंगे यानी कि यहाँ पर जो है 1.75 सेंटीमीटर में जो है ये, सॉरी यहाँ पर मीटर में डेटा है तो ये आपके पास जो है मीटर में जो है दीवार की ऊंचाई आपके पास आ जाएगी 1.75 मीटर, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए एक व्यक्ति ने जो है एक पुस्तक को इसके मुद्रित मूल्य पर 31% की छूट पर खरीदा। यदि छूट न दी जाती तो उसे जो है 2480 अधिक का भुगतान करना पड़ता। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया। देखिए छूट आपको पता है मार्क प्राइस पर दी जाती है, तो यहाँ पर जो है मार्क प्राइस पर 31% की छूट दी गई, इसका मतलब 69% जो है ये आपके पास विक्रय मूल्य रहा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप सेलिंग प्राइस का और मार्क प्राइस का रेशियो लिखें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस का सेलिंग प्राइस के साथ रेशियो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 69, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 उसका अंकित मूल्य था, 69 में ये बेची गई, यानी कि यहाँ पर जो है 31% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद आपसे प्रश्न में बोला गया कि अगर यहाँ पर ये छूट ना दी जाती, इसको यहाँ पर जो है इसके अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाता,
भाई यहाँ पर जो है अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाता है, यानी कि 100 यूनिट में बेच दिया जाता। तो उस टाइम जो है ये आपके पास SP डैश हम इसको लिख लेते हैं, ये मार्क प्राइस जो है वही आपके पास सेलिंग प्राइस होता और ये 100 यूनिट का होता। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितने अधिक में बेचा जाता। भाई यहाँ पर 31 अधिक में बेचा जाता, जबकि प्रश्न में यहाँ पर बोला गया कि 2480 अधिक में बेचा जाता। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2480, आपको डेटा जो है यहाँ पर 80 गुणा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि पहले जो है विक्रय मूल्य क्या था, पहले पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया जा रहा था, वो आपको कैलकुलेट करना है। यानी कि पहले 69 भुगतान किया जा रहा था, तो ये भी 69 ना होकर 80 से गुणा करेंगे तो 8 9 72 हासिल 7 8 8 6 48 और 7 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और आगे एक 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें देख लीजिए, एक घन के पिंड विकर्ण की लंबाई आपको बताई गई है और घन का आयतन कितना ये कैलकुलेट करना है। देखिए घन का जो है यहाँ पर विकर्ण का फॉर्मूला जो है ये आपको पता होना चाहिए, भुजा √3 होता है, और ये आपको प्रश्न में इसकी लंबाई बताई गई 8 √3, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपको तो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन कैलकुलेट करना है, तो ये हम 8 का क्यूब कर देंगे, भुजा क्यूब होता है ये आपको पता होगा। तो 8 का क्यूब जब यहाँ पर करेंगे तो 512 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं में से प्रत्येक से जो है विभाज्य है। तो सबसे पहले ऑप्शन अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो सभी यहाँ पर जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी गई हैं। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, अब इसका LCM लेंगे इन सभी डेटा का। ठीक है, तो इन सभी का LCM कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर जो है 120 आपके पास इन सभी का LCM आ जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ऑप्शन चेक करेंगे। अब 120 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, तो 120 का मल्टीपल आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। भाई यहाँ पर अगर आप इसको 30 से गुणा कर दें तो ये हमारे पास 3600 आ जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा यहाँ पर 120 के मल्टीपल होते तो आप उसमें चेक करते कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो आपके पास आंसर हो जाता, क्योंकि सबसे छोटी संख्या आपसे प्रश्न में पूछी गई है। अब इसमें एंगल A बराबर आपको 68 डिग्री बताएगा, तो त्रिभुज का अंत के अंदर यह I है, तो यहाँ पर एंगल BIC का माप क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक जो है सर्किल बना लेते हैं, एक सेकेंड, एक ट्रायंगल यहाँ पर जो है ABC हम बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है अंतःवर्त कुछ इस तरह से बनेगा, और इसका जो केंद्र होगा वो यहाँ पर क्या होगा अंतः केंद्र होगा, जिसे आपको प्रश्न में बताया गया I है। ठीक है, और ये ट्रायंगल जो है ये आपको बताया गया ABC है, और यहाँ पर A पर जो एंगल बन रहा है ये आपको बताया गया 68 यानी कि 68 डिग्री है। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि यहाँ पर जो है अंतः केंद्र पर बना कोण ये BIC क्या हो जाएगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 90 डिग्री प्लस कर देते हैं यहाँ पर ये जो कोण दे रखा है 68 डिग्री A। ठीक है, तो हम इसका आधा करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास जो है कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6 और 4 दूनी का 8 यानी कि 34 इसमें ऐड करेंगे, 124 डिग्री आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए A B से जो है 25% अधिक है और यहाँ पर B C से 40% कम है, और C D से जो है 20% अधिक है। तो A D से कितना प्रतिशत कम है, देखिए आप डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे। अगर आपको यहाँ पर जो है फ्रैक्शन वैल्यू याद है, परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इनका रेशियो लिखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है। ठीक है, तो 4 से 1 अधिक है कौन A। अब यहाँ पर A जो है B से अधिक है, तो B अगर यहाँ पर 4 है तो इससे 1 अधिक यानी कि 5 हमारे पास A रहा होगा, ये इनका रेशियो आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर ये रेशियो लिखते हैं, और यहाँ पर जो है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अब देखिए B C से जो है यहाँ पर कम है, यानी कि यहाँ पर B अगर 5 यूनिट है, सॉरी B C से कम है, तो यहाँ पर अगर C 5 यूनिट है तो यहाँ पर जो है B कितना हो जाएगा 2 कम हो जाएगा 5 से, तो ये 3 हो जाएगा 3:5। इसी तरह से आप यहाँ पर ये लिखेंगे, तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि यहाँ पर जो है ये अधिक है। भाई C जो है D से यहाँ पर 20% अधिक है, तो यहाँ पर अगर जो है ये D हमारे पास 5 यूनिट है तो इससे 1 अधिक यानी कि हमारे पास C रहा होगा, ये इनका रेशियो आ जाएगा C और D का। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन चारों का एक साथ रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 के सामने हम 4 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, 5 के सामने यहाँ पर 5 लिखेंगे, 3 के सामने 3, और यहाँ पर 6 के सामने सभी जगह 6 लिखेंगे।
तो अब इनकी गुणा करा लीजिए। 5 त्रिका 15 छिके 90 हो जाएगा, 4 त्रिका 12 छिके 72 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 500 के 20 और छिके 120 हो जाएगा, और यहाँ पर रेशियो बनाएंगे तो ये आपके पास 2500 के 100 हो जाएगा। तो आपको तो यहाँ पर ए का डी से कंपेयर करना था, तो ए देख लीजिए यहाँ पर डी से कितना कम है भाई, 10 कम है। 10 कम है किससे? 100 से, तो 10% कम आपको दिखाई पड़ रहा है, आंसर लगा दीजिए। अब ऐसे आपको कैलकुलेट नहीं करना है कि 10 कम है किससे? 100 से, और आप फिर 100 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर जो है ये बराबर 10% आएगा। तो 10% कम है, ये मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया, बट आपको यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो मूल विक्रय मूल्य पर जो है बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, और यहाँ पर वो निश्चित कीमत जो है हम यहाँ पर एसपी मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस हमने एसपी मान लिया, ठीक है। अब इस मूल्य के जो है यहाँ पर 70% पर बेचा जाता है, तो इसका अगर हम 70% कैलकुलेट करें तो ये अब हमारे पास जो विक्रय मूल्य है वो आ जाएगा, ठीक है। और इससे जो है क्या होता है कि 10% का लॉस होता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी, यानी कि 10 पर 1 का लॉस हुआ, और ये हम कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, तो इसका हम 9/10 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए भाई। यहाँ पर देखिए 0 से तो ये 0 कट जाएगा, बट्टे में 10 से ये 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर एसपी और सीपी का रेशियो जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 9:7 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 7 की वस्तु 9 में बेची गई, यानी कि 2 का प्रॉफिट हुआ। 2 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 7 पर हुआ, और गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा? 200/7% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर थीटा का मान आपको बताया गया 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो इसका मान आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर जो प्रश्न इंग्लिश में रखने की ज़रूरत है उन्हीं को इंग्लिश में रखेंगे, बाकी यहाँ पर ये बेसिक सा प्रश्न है, ये आपको दिया गया और ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे भाई। आप देखिए इस प्रश्न को 2 तरह से बना सकते हैं, चाहे तो आप वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री मत रखिएगा, क्योंकि 45 डिग्री रखेंगे तो ये आपके पास 1 होगा, ये भी 1 होगा, और यहाँ पर जो है 0/0 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप थीटा बराबर या तो 60 डिग्री रख लीजिएगा या फिर 30 डिग्री रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, और उसके बाद ऑप्शन में भी आप वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कौन से ऑप्शन से जो है आपका आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए फॉर्मूले से बनाना ज़्यादा आसान रहेगा, तो मैं इसको फॉर्मूले से बना देता हूँ, ठीक है। 1 माइनस का कोट थीटा को हम साइन थीटा कोस थीटा में लिखें, तो कोस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। और बट्टे के अंदर 1 माइनस का ये साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, ये हमारे पास से टेन थीटा होता है। तो इसका स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना और +1 कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इसको सोल्व करेंगे, ये चीज़ मैं डायरेक्ट सोल्व कर सकता था, बट यहाँ पर जो है आपको लिख के दिखाया मैंने। अब यहाँ पर जो है ये साइन थीटा है और माइनस का कोस थीटा बट्टे साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ऊपर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, और बट्टे के अंदर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरह से बट्टे के अंदर सोल्व करें तो ये कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और बट्टे के अंदर क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर इसका पूरे का स्क्वायर और +1 करना। आप एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, अगर माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें भाई, यहाँ से अगर आप क्या कर लें, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन थीटा माइनस का कोस थीटा बन चुका है, और ऊपर भी साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट जाएगी, और यहाँ पर कोस थीटा जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर मैं इस साइड लिख रहा हूँ, इस साइड लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये आपके पास बन जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह हमने कॉमन लिया था तो ये माइनस में आएगा, बट यहाँ पर इसका स्क्वायर है और +1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो यहाँ पर प्लस हो ही जाएगा, और ये आपको पता है कि क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा होता है, और ये स्क्वायर करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा +1। और आपको पता है कि कोट स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। करना क्या था कि कैलकुलेशन आपको यहाँ पर थोड़ी सी डायरेक्ट करनी थी, और यहीं पर आप टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसको जो है 66,300 को जो है ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए को जो है 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि और 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि
के बराबर है, जबकि ब्याज की दर जो है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से ये आपको प्रश्न दिया गया। आपको पता है CI बराबर एक फॉर्मूला आपको पता होगा, प्रिंसिपल और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है 1 प्लस का R डिवाइडेड बाय 100 की पावर n। यहाँ पर R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, P प्रिंसिपल है, CI हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, n जो है यहाँ पर ईयर्स यानी कि वर्षों की संख्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर मान लें कि A को जो है यहाँ पर कितनी राशि दी गई है, P राशि दी गई है मान लेते हैं। ठीक है, A को कितनी राशि दी गई है, P राशि दी गई है, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का R रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10 है, बट्टे के अंदर 100 की पावर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है इसको 8 वर्षों का ब्याज, इसको 8 वर्षों का ब्याज मिलता है, तो पावर में हम 8 रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो है P राशि इसको दे दी गई, A को दे दी गई, तो B के लिए कितनी बची, आप इसमें से P माइनस करेंगे, फिर टोटल आपके पास 66,300 थी, इसमें से P माइनस कर देंगे तो ये B की राशि आपके पास आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये B की राशि है। ठीक है, और ये P जो है ये A की राशि है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और यही आपको कैलकुलेट करने लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, उसी तरह से 1 प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 100 की पावर यहाँ पर जो है 10 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर B को जो है 10 साल का यहाँ पर ब्याज मिलता है। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 1/10 आएगा, और 1/10 आएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 11/10 लिख सकते हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले इसको काटिए मत, पहले इसको यहाँ पर देखिए, ये आपके पास जो है पावर 8 लिखी हुई है। ठीक है, सेम ब्रैकेट है, और यहाँ पर ये 10, यहाँ पर इसमें से 8 पावर चले जाएंगे, पावर 2 बचेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर ये जो है 0 से यहाँ पर ये 0 कट जाएगा, 1/10 आया तो 10 और 11/10 होगा, और ऊपर स्क्वायर है, तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 66,300 माइनस का P, और 11/10 यहाँ पर 11/10 बनेगा, और 11/10 का स्क्वायर करेंगे तो 121/100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैंने थोड़ी सी डायरेक्ट किया, और ये बराबर की साइड हमारे पास P बचेगा। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर इस साइड 100P आ जाएगा इक्वल टू 121 के यहाँ पर अंदर गुणा करा देंगे तो 66,300, और इंटू में 121 आ जाएगा, माइनस का 121 P आ जाएगा। 121 P जो है हम क्या करते हैं, इधर की साइड ले आते हैं, तो ये हमारे पास जो है 221 हो जाएगा P, और इक्वल टू जो है 66,300, और मल्टीप्लाई के अंदर 121 आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है यहाँ पर 221 का अगर 3 गुणा करेंगे तो 663 हो जाएगा, यानी कि ये 300 आ जाएगा। और अगर आप P बराबर कैलकुलेट करें तो 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 3 एकम 3, और आगे तो 0, यानी कि 36,300 जो है ये आपके पास P जो है आपने A का जो है हिस्सा माना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है A का हिस्सा कितना है 36,300, और ये आपको A के ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, आंसर यहाँ से टिक कर देंगे। बट यहाँ पर देखिए आपको B का भी अगर हिस्सा कैलकुलेट करना होता तो आप कैसे करते, भाई टोटल राशि आपको बताई गई थी 66,300 है, इसमें से आप B का हिस्सा 36,000 A का हिस्सा जो है 36,300 जो है वो माइनस कर देते, तो यहाँ पर जो है ये 30,000 आता, और ये आपके पास यहाँ पर जो है B का हिस्सा आता, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ये B में जो है ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल रहा है। ठीक है, 30,000। अब इसमें देख लीजिए ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है भाई। 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा में 3 लिख सकते हैं, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3 बचेगा, तो ये 5 प्लस ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 5 अंडर रूट 3, और प्लस के अंदर यहाँ पर भी ये 5 अंडर रूट 3 बनेगा। मैं बराबर के इस साइड को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 10 अंडर रूट 3 बच जाएगा, और अंडर रूट 3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.732। जब आप इसको गुणा कराते हैं तो ये 17.32 आपके पास आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपको इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर ये जो 108 लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 36 गुणा में 3 लिख सकते हैं, 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, तो ये 14 अंडर रूट 3, और यहाँ पर प्लस के अंदर इसको लिख सकते हैं 6 अंडर रूट 3, यानी कि क्या बन जाएगा 20 अंडर रूट 3, और यहाँ पर ये 20 इंटू में 1.732, और इसको हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं 20 से, तो ये हो जाएगा 17 दूनी का 34, 32 दूनी 64, और यहाँ पर 2 स्थान पर दशमलव आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब इसको भी देखिए सिंपल करके लिखना है, तो यहाँ पर जो है आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक होनी चाहिए। मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए 2 1 3/2 हो जाएगा, हालांकि फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ भाई। यहाँ पर प्लस के अंदर अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 7 3 10/2
7 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है डिवाइड को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये जो भी आपके पास वैल्यू आएगी ब्रैकेट के अंदर वो पलट जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को मैं यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5 3 8 बटे 5 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है 5 बटे 4 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा और 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यानी कि बराबर की साइड हमारे पास इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो जब आप यहाँ पर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 बटे 2 हो जाएगा। और ये गुणा के अंदर ये देखिए 3 दूनी का 6, एक 7 बटे 3 आ जाएगा बस, ठीक है। और बटे के अंदर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी का 6, 2 8 बटे 3 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 9 बटे 4 हो जाएगा। और गुणा के अंदर ये 5 बटे 6 और ये प्लस का 14 यानी कि 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है ये 7 से तो ये 7 डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, ये 5 आ जाएगा। और बटे के अंदर जो है 8 9 72 हो जाएगा। और ये 4 3 12 6 के 72 के आपस में सारे कट जाएंगे, ठीक है। तो 15 प्लस का 4 बट्टे में 19 आएगा। ऊपर देखिए यहाँ पर 3 बटे 2 प्लस का यहाँ पर क्या है 5 बटे 3 है। तो अगर आप इसको सोल्व करें तो ये आपके पास जो है बट्टे में तो 6 आ जाएगा, ठीक है। बट्टे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऊपर तिरछा गुणा करेंगे तो 9 प्लस का 10 बनेगा, यानी कि 19 यहाँ पर बनेगा। और बट्टे के अंदर भी 19 है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे 6 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। एक कक्षा के जो है अंग्रेजी का परीक्षा फल तैयार करते समय एक छात्र के अंक आपको बताए गए 57 के स्थान पर जो है 95 दर्ज किए गए हैं, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक में जो है 0.95 की वृद्धि हुई। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। अगर आपको एक चीज़ दिमाग में बैठ जाती है इसमें, तो यहाँ पर आप इसका आंसर बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है एवरेज में, ये सभी के एवरेज में वृद्धि होगी, यानी कि सभी का जो औसत अंक रहा होगा, सभी का जो अंक रहा होगा उसमें 0.95 0.95 0.95 ऐसे करके जो है इंक्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 57 जो है ये हमारे पास सही डेटा था, ठीक है। ये सही डेटा था। और ये जो है 95 ये हमारे पास गलत डेटा था। तो ये इससे कितना ज़्यादा भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 और यहाँ पर 35 यानी कि 38 आपको ये ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो एवरेज में जो वृद्धि हो रही है 0.95 वो इस 38 के कारण हो रही है। यानी कि अगर हम यहाँ पर कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या अगर हम x मान लें, ठीक है, तो ये 38 जो है हमें यहाँ पर x छात्रों में बांटना पड़ेगा। और यहाँ पर ये बांटेंगे तो जो एवरेज में इंक्रीमेंट हो रहा है 0.95 ये हमारे पास आएगा। तो इसको बराबर कर देते हैं और यहाँ से x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बट्टे के अंदर 100 आ जाएगा और 19 दूनी का 38 हो जाएगा, 19 पंचे 95 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर तिरछा गुणा करा देते हैं। 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है कुल कितने छात्र थे, 40 थे, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, दो शहरों के बीच की दूरी आपको बताई गई है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। और चाल में जो है चाल कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे का यात्रा समय बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे कैलकुलेट करें, देखिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7 घंटे में तय की जाती है। तो अगर आप यहाँ पर चाल को गुणा कर दें समय से, तो यहाँ पर ये आपके पास टोटल डिस्टेंस जो है वो आपके पास आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर 350 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है हमारे पास ओवरऑल डिस्टेंस है, ठीक है। अब यही डिस्टेंस जो है 2 घंटे का टाइम हमें बचाना भी है। हमारे पास टाइम पहले कितना था, 7 घंटे का था, इसमें से 2 घंटे हमें बचाना, यानी कि ये यात्रा जो है हमें 5 घंटे में कवर करनी है। तो अगर ये यात्रा हमें 5 घंटे में कवर करनी है भाई, 350 किलोमीटर की दूरी है और डिवाइड कर देंगे हम टाइम से, तो ये हमारे पास जो है स्पीड आ जाएगी। और ये स्पीड कितनी आ जाएगी भाई, 70 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, 70 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर पहले आपको प्रश्न में क्या बताया गया था, पहले स्पीड आपको कितनी बताई गई थी, ये एस पी डैश मान लीजिए स्पीड, ठीक है। और ये एस पी डैश मान लीजिए यहाँ, ये आप एस पी मान लीजिए यहाँ पर, ये आपको प्रश्न में बताई गई थी 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको जो है 20 से ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। यानी कि हमें स्पीड जो है कितने से बढ़ानी पड़ेगी, 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ानी पड़ेगी। ये देखिए आपको ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है भाई, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे 70 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है 70 से 20 बढ़ाना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से टिक कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए आप हर एक चीज़ लिख के नहीं देखें, एक्सप्लेन करने के लिए जो है ये सारी चीज़ें मेरे को लिख कर दिखानी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में अगर आपको ये दिखाई पड़ रहा है भाई, अगर ये
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 4a की पावर 3 लिखा हुआ और प्लस यहाँ पर 3b की पावर 3 लिखा हुआ, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4a प्लस का 3b हो जाएगा। और अगली ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे, यानी कि यहाँ पर 16, देखिए एक सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, इसकी पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस के अंदर 3ab इंटू में a प्लस b होता है, तो यहाँ पर a की जगह आप रखेंगे 4a और इंटू में b की जगह आप क्या रखेंगे 3b रखेंगे। और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 4a प्लस का 3b आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 त्रिका 12 हो जाएगा, 12 3 36, ए बी यहाँ पर ब्रैकेट के 12 आएगा। तो मैं इसको जो है यहाँ से हटाकर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि एक लाइन और एक्स्ट्रा ना लिखनी पड़े। और ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट ही करनी है। 36 ए बी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको 4a प्लस का 3b की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो यहाँ पर 4a माइनस का 3b दे रखा है, तो आप इससे ही कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर 4a प्लस का 3b पर जाना, ये वैसे कैलकुलेट हो जाएगा जिस तरह से आप a माइनस बी से जो है यहाँ पर a प्लस बी पर जाते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है 4a माइनस 3b, हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और इसमें प्लस का कर देंगे 4 इंटू में a इंटू में b, तो यहाँ पर 4a और यहाँ पर इंटू में 3b, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू तो आपके पास 1 दे रखी है और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो ब्रैकेट के अंडर रूट के अंदर ये 1 आ जाएगा और प्लस के अंदर ये देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा और यहाँ पर 4 चौके 16 हो जाएगा और 16 3 48 हो जाएगा। और ए बी का मान आपको यहाँ पर 1/2 दे रखा है, तो 48 इंटू में 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है 24 प्लस का 1 अंडर रूट के अंदर 25 बनेगा, यानी कि 5 आपके पास यहाँ पर इसका मान आ जाएगा। जैसे आपके पास इसका मान 5 आया तो आप यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर देंगे, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे यानी कि 125 हो जाएगा और ये माइनस के अंदर 36 इंटू में ए बी की जगह आप 1/2 रखेंगे, इंटू में इसका मान हमारे पास 5 आया, तो कैलकुलेट कर लीजिए भाई। यहाँ पर देख लीजिए 18 बार कट जाएगा, 18 5 90, 125 में से घटाएं तो 35 यानी कि 35 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ा। आंसर लगा दीजिए, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको बताएगा 5 राज्यों में जो है युवाओं की औसत संख्या क्या है, यानी कि युवाओं का औसत आपको कैलकुलेट करना है। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है। यूथ का आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, यहाँ पर आप सभी का टोटल कर लीजिए। युवा यहाँ पर कितने, 12 प्लस का 8 यानी कि 20 हो गया, प्लस का 10 यानी कि 30 हो गया, और ये आपके पास यहाँ पर 39 और ये 40 और यहाँ पर 50.5 आपके पास यहाँ पर इनका टोटल हो गया। आप यहाँ पर देखिए सारे के सारे 5 राज्य हैं, यानी कि आप यहाँ पर 5 का इसमें डिवाइड कर दें, यानी कि 10.1 आपके पास यहाँ पर ये एवरेज आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। बट यहाँ पर ये डेटा जो है आपको लाखों में बता रखे थे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 1 लाख से गुणा भी कर देंगे। तो यहाँ पर 1 लाख से जब जैसे हम इसको गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, बट्टे के अंदर 10 आएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 101 के आगे 4 0 हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, तो ये 10,10,000 आपके पास बन जाएगा। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको ये दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देख लीजिए एक चक्रीय चतुर्भुज आपको दे रखा है और पी क्यू जो है वृत्त का व्यास है, और ये आपको एंगल बताया गया यहाँ पर आर पी क्यू। तो यहाँ पर एंगल पी एस आर का माप कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास एक चतुर्भुज है, ठीक है, और ये आपको चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पर जो है बताया गया प्रश्न में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास पी क्यू आर, एक सेकेंड, इसका व्यास बताया गया आपको यहाँ पर ये पी क्यू। तो हम यहाँ पर जो है एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका केंद्र हो जाएगा और यहाँ पर जो है इसका व्यास हमें पी क्यू बताया गया। तो ये कुछ इस तरह से जो है इसका यहाँ पर ये व्यास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये पी क्यू आपको व्यास बताया गया, और इसके अलावा आपको बताया गया कि आर पी क्यू यानी कि आर यहाँ पर कोई बिंदु रहा होगा वृत्त के परिधि पर, ठीक है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज आपको प्रश्न में बताया गया। अब यहाँ पर ये आपके पास जो है आर बिंदु मान लेते हैं, तो ये आर पी क्यू ये आपको 23 डिग्री का बताया गया, आर पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है एंगल बनेगा 23 डिग्री का बनेगा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर जो है एंगल पी एस आर का मान आपको कैलकुलेट करना है। तो एंगल पी एस आर, तो यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं बिंदु एस भी रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यह चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर रहा होगा। तो ये हम यहाँ पर इसको इस तरह से मिला देते हैं और इसको जो है हम यहाँ पर इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको पी एस आर एंगल कैलकुलेट करना, पी एस आर। तो यहाँ पर इनको भी हम आपस में मिला देते हैं, पी और एस को, ठीक है। तो ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है पी एस आर, ये वाला एंगल, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। आपको यहाँ पर देखिए ये 23 डिग्री का एंगल आपको बता रखा है, और यहाँ पर जो है ये आपके पास जो है क्या हो जाएगी, वृत्त की जीवा हो जाएगी, यानी कि वृत्त का व्यास हो जाएगा। और आपको पता है कि व्यास द्वारा जो है वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो ये कोण हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, और ये 23 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर 23 डिग्री है। तो ये वाला कोण कितना बच जाएगा, टोटल कोण 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जो है 113 डिग्री, ये 90, और यहाँ पर 23, 113 डिग्री, और यहाँ पर 67 यानी कि 67 डिग्री आपके पास यहाँ पर ये बच जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में देखिए एक मिस्टेक हो गई थी, वो मिस्टेक क्या थी मैं आपको अभी बताऊंगा। वो डायग्राम तो मैंने यहाँ से हटा दिया आधा। यहाँ पर देखिए ये पी क्यू यहाँ पर जो है मैंने इस तरह से माना था, ठीक है, पी यहाँ पर और ये क्यू यहाँ पर, ये पी क्यू एक जीवा थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने यहाँ पर जो है आर एस जो है कुछ इस तरह से दिखा दिया था, जबकि यहाँ पर जो है आपको इस क्रम का विशेष ध्यान रखना है। पी क्यू आर एस आपको बोला गया, तो पी क्यू के बाद यहाँ पर आर यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने ये उल्टा कर दिया था, तो इसी को अब मैं जो है यहाँ पर ये सही करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है आर आपके पास यहाँ पर बिंदु होगा और इसके बाद एस यहाँ पर होगा। तो ये पी क्यू आर एस जो है ये कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पर ये चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पर जो है सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से अब आपके पास ये डायग्राम बनेगा, और इसके अंदर जो है हम यहाँ पर ये P को बिंदु R से यहाँ पर ये मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न में बोला गया कि ये जो है यहाँ पर आर पी क्यू जो है, आर पी क्यू ये वाला एंगल आपको यहाँ पर बताया गया 23 यानी कि 23 डिग्री का बनता है। और ये जो है पी क्यू यहाँ पर इस वृत्त का व्यास है, व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब ये 90 हो गया, ये 23 डिग्री हो गया, तो तीसरा कोण यहाँ पर जो है हमारे पास कितना बच जाएगा भाई। टोटल आपके पास यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यानी कि 67 डिग्री आपके पास यहाँ पर ये बच जाएगा। आपसे पूछा गया एंगल पी एस आर, यानी कि इसका माप आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर होता क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज के अंदर आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 67 डिग्री आपके पास ये हो चुका है, तो 113 डिग्री आपके पास यहाँ पर ये बच चुका है, यानी कि इन दोनों का अब योग करेंगे तो 180 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर यही पूछा गया था एंगल पी एस आर, तो ये कितना हो जाएगा, 113 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। तो माफ़ी चाहूँगा, वो थोड़ी सी जो है छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी। अब इसमें देख लीजिए ए और बी जो है किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में जो है कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद जो है बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया और शेष काम जो है ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा किया गया। सी अकेले उसी काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न में बोला गया कि ए जो है ये 12 दिन में कर सकता है और बी जो है ये 18 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम आपको 36 दिखाई पड़ रहा है, 12 दूनी का 24, 12 3 36 हो जाएगा, 3 इसकी एफिशिएंसी, 2 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। और ये 36 यूनिट का ये टोटल वर्क आपके पास हो जाएगा। आपसे प्रश्न में बोला गया कि 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, ये ए और बी जो है एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि बी छोड़ के चला जाता है और इसकी जगह जो है सी आ जाता है। तो अब ए और सी जो है यहाँ पर अगले 4 दिनों तक काम करते हैं और ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनका टोटल करें तो ये बराबर टोटल काम हमारे पास 36 यूनिट का आना चाहिए। तो यहाँ से हम जो है सी की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। ए की एफिशिएंसी हम यहाँ पर कितनी रखेंगे, 3, बी की 2, ए की 3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 500 के 20 ये आ जाएगा, प्लस के अंदर ये देखिए 4 त्रिका 12 ये आ जाएगा और प्लस के अंदर 4C आ जाएगा इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो ये 32 इधर माइनस करेंगे, 4C इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में बोला गया है कि ये जो है C जो है
यहाँ पर टोटल काम जो 36 यूनिट का था, ठीक है, इसका 50%। अब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/2 होती है। तो इसका 1/2 यानी कि आधा काम जो है ये कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो सी की एफिशिएंसी तो 1 यूनिट है, तो यहाँ पर 1 का आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 18/1 यानी कि 18 दिन का यहाँ पर जो है सी को टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये वर्ष 2017 और 2018 में किए गए कुल व्यय और वर्ष 2015 और 2016 में हुई कुल आय के बीच का अंतर आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। इंग्लिश वाले इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। भाई आपको यहाँ पर देखिए 2017 और 2018 का देखना, 2017 का, एक सेकेंड, 2017 का और 2018 का। तो 2017 ये रहा, 2018, इसमें आपको यहाँ पर व्यय का देखना है। तो वे अगर आप यहाँ पर देखें तो रेड कलर का देखना, यानी कि 300 और ये 325 लिखा हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, 2015 और 2016 के अंदर देखें तो ये रहा 2015 और ये रहा 2016। इसमें आपको जो है यहाँ पर कुल आय देखनी है। तो यहाँ पर ब्लू वाला ग्राफ आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 280 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है 325 लिखा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 500 और यहाँ पर जो है 500 और 105 यानी कि 605 यहाँ पर इनका टोटल हो जाएगा। इनका डिफरेंस देखिए कितने का, 20 का, और ये डेटा हमारे पास जो है करोड़ में दिया गया है, तो 20 करोड़ यहाँ पर इनका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए ग्रेड सी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल तुलना में जो है कितने अधिक छात्रों ने ग्रेड बी प्राप्त किया है। तो ग्रेड जो है आपको सी देखना, ये 24% और बी देखेंगे तो यहाँ पर ये 27%। कितना ज़्यादा है, तो 3% यहाँ पर ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, 1800 आपको यहाँ पर कुल छात्र आपको प्रश्न में बताए गए, ठीक है। तो 1800 को आप डायरेक्ट 3% कैलकुलेट कर लेंगे तो 54 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले से पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें देखिए एक चतुर्भुज ABCD पर एक जो है परिवर्त निर्मित है, यहाँ पर भी ये चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। तो यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरह से एक चतुर्भुज मान लीजिए हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब इसके चारों ओर एक चतुर्भुज निर्मित है और यहाँ पर परिवर्त निर्मित है। ये आपके पास यहाँ पर A, B और ये C और ये D आपके पास ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर DAB ये आपको जो है एंगल बताया गया 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो इसके सामने का तो 80 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ADB एंगल बताया गया, तो ADB यानी कि यहाँ पर जो है B और D को हम आपस में मिला देते हैं। तो यहाँ पर जो ADB एंगल बन रहा है ये आपको प्रश्न में बताएगा कितना है, 35 डिग्री है। और यहाँ पर जो है CDB ये आपको एंगल बताएगा, CDB ये बताएगा 40 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया एंगल DBC ये वाला एंगल आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो सिंपल सा प्रश्न है भाई, यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है पूरा, ठीक है। तो इसमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 40 और 80 यानी कि 120 डिग्री बना और बच गया कितना, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 3 साझेदारों ने जो है एक व्यवसाय में लाभ को इस अनुपात में बांटा। उन्होंने अपने पूंजी क्रम से 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की। उनकी पूंजी का अनुपात क्या है, यानी कि आपको यहाँ पर कैपिटल्स में रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पर पूंजी को कैपिटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है भाई, यहाँ पर जो है कैपिटल्स, हिंदी वाले लिख लेंगे यहाँ पर पूंजी, ठीक है, कैपिटल्स। इसका जो है यहाँ पर टाइम के साथ अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर जो है रेशियो आ जाएगा, यहाँ पर ये टोटल बराबर आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट के इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जो है कैपिटल्स कैलकुलेट करें तो इसी फॉर्मूले से ये टाइम इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम का डिवाइड करना पड़ेगा। अब यही कंसेप्ट हम जो है यहाँ पर इस प्रश्न में लगाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है कि इनके लाभ का, यानी कि A और B और C, हम यहाँ पर ये 3 साझेदार मान लेते हैं, A, B और ये C, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपको अनुपात बताएगा 9:8:11, ये आपको यहाँ पर प्रॉफिट में रेशियो बताएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम जो है ये टाइम में रेशियो आपको प्रश्न में बताएगा कितना, टाइम में रेशियो बताएगा यहाँ पर ये 4 महीने और यहाँ पर 6 महीने और यहाँ पर ये 18 महीने, ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हमें यहाँ पर कैपिटल्स में रेशियो कैलकुलेट करना है, यानी कि ये आपको यहाँ पर जो है पूंजी में रेशियो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा देंगे, ये वाला पूंजी में अगर आप रेशियो कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट में आपको टाइम का डिवाइड करना है, यानी कि 9/4 करेंगे तो ये 9/4। इसी तरह से यहाँ पर ये 8/6 करेंगे तो 8/6। इसी तरह से यहाँ पर 11/18 कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई, आप क्या करेंगे 18, 6 और यहाँ पर 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस पूरे को गुणा कर देंगे किससे, 36 से। अब इस पूरे को अगर 36 से गुणा कर दें तो बराबर क्या आ जाएगा भैया, 9 के 36, 81 आ जाएगा अनुपात। ये आपके पास यहाँ पर 6 36, 8 के 48 आ जाएगा, और यहाँ पर 18 दूनी का 36 यानी कि 22 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, इसमें भी आपको जो है एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, आंसर आप इसमें भी जल्दी बना पाएंगे अगर फॉर्मूला याद है तो। देखिए फॉर्मूला आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं बार बार आपको बताता भी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये -3 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस का b प्लस का c, और ब्रैकेट के अंदर होता है a² प्लस का b² और प्लस का c², और माइनस का होता है हमारे पास ab प्लस का bc, AB प्लस का BC और प्लस का CA। आपको इस ब्रैकेट की वैल्यू दे नहीं रखी है, तो इसका मान आप पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसका मान कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² और प्लस का c², और ये आपके पास यहाँ पर प्लस का 2 इंटू में AB प्लस का BC प्लस का CA, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें अगर आप a प्लस b प्लस c का मान रखें 6, तो 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, इक्वल टू इसका मान यहाँ पर जो है 32 रखेंगे, और प्लस का 2 इंटू में ab प्लस का bc प्लस का ca, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 इधर आएगा, 4 बचेगा, 4 में ये 2 का डिवाइड करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ab प्लस का bc प्लस का ca, ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका मान आपको प्रश्न में बताएगा कितना, 189। तो यहाँ पर 189 माइनस 3 ABC, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान 6 बताएगा प्रश्न में, और यहाँ पर जो है इसकी जगह रखेंगे 32 प्रश्न में बताया गया, और इसका मान हमने 2 कैलकुलेट किया। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 30 इंटू में 6 यानी कि 180 बनेगा, 180 इधर आ जाएगा यानी कि 9 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 ABC इधर आ जाएगा, तो यहाँ से ABC बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। ABC का मान कितना आया, 3 आया। आपको कैलकुलेट क्या करना था, 4ABC का मान कैलकुलेट करना था। तो 4ABC बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू में ABC का मान 3 रखेंगे, यानी कि 12 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।